हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने आय दृष्टि कर रहे हैं। आपको पता है करंट अफेयर की, तो ये वार्षिक इनकी मैगज़ीन है जिसकी पीडीएफ मुझे प्रोवाइड हुई, तो मैंने आपके साथ इसको साझा करी है। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना कंप्लीट करेंगे आज। इसके आगे का मतलब कल हमने ऑपरेशन सिंदूर तक कंप्लीट किया था, तो ये थर्ड पार्ट है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी मैं आपके को नोट्स या फिर आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ सब्जेक्ट्स की, वो सभी आपको मिल सके। तो यहाँ पर आपको यूपीपीसीएस से संबंधित आपको क्लासेस मिल जाएंगी। पेट जो कि अभी सितंबर मंथ में है उससे संबंधित क्लासेस मिल जाएंगी। आरओ से संबंधित क्लासेस मिल जाएंगी, और जल्दी एलटी ग्रेड की भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो हमारा ये जो करंट अफेयर है वो तो हर उसमें आता ही है, तो करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाने की कोशिश नहीं करती हूँ, छोटा ही वीडियो रखने की कोशिश करती हूँ। तो 15-20 मिनट का बस वीडियो रहेगा, तो एक बार देख लीजिएगा तो आपको दिमाग में भी बैठ जाएगा। तो सबसे पहले न्यूज़ है उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना। तो भारत सरकार सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के मिशन के मोड पे काम कर रही है, और ये सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत चिप निर्माण संयंत्रों, फैब एवं असेंबली टेस्ट यूनिटों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो 76,000 करोड़ रुपए के तहत है। ठीक है, इस हेतु दीर्घावधि रणनीतियों के संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM की शुरुआत की गई है। ठीक है, यह मिशन सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। अब इसमें याद रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। तो 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट अर्धचालक यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। ठीक है, कहाँ प्रदान करी है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस यूनिट की स्थापना HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड और फॉक्सकॉन कंपनियां मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर एयरपोर्ट नोएडा के नज़दीक में ये करेंगी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। HCL एवं फॉक्सकॉन दोनों क्रमशः भारत और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं। बात करते हैं, ये यूनिट मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC, ऑटोमोबाइल जैसे डिस्प्ले संबंधी उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेंगी। इस यूनिट को 20,000 वेफर्स प्रति माह उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। संयंत्र वाणिज्यिक उत्पादन 2027 तक शुरू करेगा। अब यहाँ थोड़ा और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं स्वीकृत 6 सेमीकंडक्टर इकाइयों के बारे में। तो माइक्रॉन ATMP गुजरात साणंद में है। मेमोरी चिप्स असेंबली टेस्ट संयंत्र 22,500 करोड़ का निवेश मंजूरी हुई है जून 2023 में। टाटा PSMC फैब धोलेर गुजरात में है, जो कि 28 nm लॉजिक चिप फैब्रिकेशन फैक्ट्री 91,000 करोड़ रुपए निवेश मंजूरी आपको फरवरी 2024 में मिली है। और ताइवान की साझेदारी में भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है ये। बात करते हैं TSAT टाटा ATMP मोरीगांव असम की। तो 19 सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट, फ्लिप चिप और ISIP तकनीक 27,000 करोड़ रुपए निवेश मंजूरी फरवरी 2024। पूर्वोत्तर भारत का पहला चिप प्लांट सेक्टर, ऑटो EV आदि। CG रेनेसिस स्टार्स OSAT गुजरात साणंद त्रिपक्षीय संयुक्त संयंत्र 7,600 करोड़ रुपए मंजूरी फरवरी 2024। केनेस सेमीकॉन OSAT गुजरात साणंद भारतीय कंपनी के द्वारा पैकेजिंग यूनिट 3,300 करोड़ रुपए मंजूरी सितंबर 2024। HCL फॉरकॉन फैब डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण संयंत्र 3,700 करोड़ रुपए मंजूरी मई 2025। उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट फॉक्सकॉन का भारत में ये पहला चिप निवेश है। ठीक है,
अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 13 मई 2025 को रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के 2 उन्नत डिज़ाइन केंद्र नोएडा और बेंगलोर राष्ट्र को समर्पित किए। ये केंद्र भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीक पर चिप डिज़ाइन का काम करेंगे। ये देश के लिए एक तकनीकी छलांग है। हम 7nm और 5nm डिज़ाइन कर चुके थे, लेकिन 3nm पर कार्य करना एक नई सीमा है। ठीक है, अब बात करते हैं जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष 2015 से 2025 पूर्ण हो चुके हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लक्ष्य से 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ठीक है, इस योजनाओं का अभिप्राय था कि समाज के निम्न आय एवं असंगठित वर्ग जो अब तक बीमा पेंशन जैसी सुरक्षा से वंचित थे, उन्हें मामूली प्रीमियम योगदान पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और नियमित पेंशन जैसी सुरक्षाएं प्रदान की जाए। अब इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि 9 मई 2025 को तीनों सामाजिक सुरक्षा जन सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, अप्रैल 2025 तक PMJJBY, PMSBY और APY के अंतर्गत क्रमशः 23.6 करोड़ और 51 करोड़ और 7.6 करोड़ व अधिक का नामांकन किए गए हैं। ठीक है, PMJJBY योजना में 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए 18,398 करोड़ की बीमा राशि प्रदान की गई। PMSBY योजना के तहत 51 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया और 1.57 लाख परिवारों को 3,121 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई है। APY योजना के तहत 7.6 करोड़ लोगों ने इसमें नामांकन कराया, जिसमें उन्हें बुढ़ापे में नियमित पेंशन की सुविधा प्राप्त हो रही है। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 10.66 करोड़ महिलाएं नामांकित हैं, जिनमें से 7.08 करोड़ नामांकन PM जनधन योजना PMJDY खाताधारकों के हैं। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 23.87 करोड़ महिलाएं हैं, जिनमें 17.12 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY खाताधारक नामांकित है। अटल पेंशन योजना APY में लगभग 47% महिलाएं हैं, जो कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना PMSYM 2019, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए NPS ट्रेड्स 2019, श्रम और रोजगार मंत्रालय PM किसान 2019, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017, वित्त मंत्रालय, LIC के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जननी सुरक्षा योजना 2005, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब बात करते हैं भारतीय जीवन ज्योति बीमा योजना की। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों, डाकघरों के खाताधारक हैं, वे इसमें शामिल हो सकते हैं। PMJJBY 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का एक वर्षीय टर्म जीवन कवर प्रदान करती है। यद्यपि इसमें प्रत्येक ग्राहक को प्रति वर्ष 436 रुपये प्रीमियम दे होगा, जो ग्राहक के बैंक और डाकघर के खाते से स्वतः ही काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की PMSBY की। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है और इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आंखों की पूर्ण और अपूर्णी क्षति या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपए है। यद्यपि एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्णी हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग को हानि होने पर बीमा राशि 1 लाख रुपए है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच प्रति व्यक्ति सदस्य को प्रति वर्ष 20 रुपये प्रीमियम
देह है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और अटल पेंशन योजना के बारे में। तो अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक ग्राहक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत तक 1000 रुपये प्रति माह से लेकर 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों के द्वारा योगदान के आधार पर दी जाएगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की, वेव्स 2025। फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में आय अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है और इसी आर्थिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है, वेव्स 2025 मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। अब इसमें याद रखने योग्य यानी कि स्मरणीय तथ्य हैं इसके। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेव्स मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार के द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है, ये याद रखना है। ये पहला आयोजन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। सम्मेलन की परिकल्पना कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, रचनाकारों को जोड़ना देशों को जोड़ना, मूल मंत्र के साथ में की गई। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र दिवस के दिन इसका भव्य उद्घाटन किया जिसमें 100 से अधिक देशों के कलाकार, नवप्रवर्तक, निवेशक और नीति निर्माता और वैश्विक प्रतिभा और एवं रचनात्मकता के परिवेश में उपस्थित हुए। वेव्स 2025 का आयोजन भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया। भारत ने वेव्स मंच से वर्ष 2019 तक 50 अरब डॉलर के M&E बाजार को साकार करने का लक्ष्य रखा है। भारत पवेलियन 1470 वर्ग मीटर कला से कोड तक थीम के साथ भारत की प्राचीन स्टोरी टेलिंग परंपरा से लेकर आधुनिक मीडिया विकास की यात्रा को 4 अनुभागों श्रुति, कृति, दृष्टि, क्रिएटर्स लीप में दिखा रहा था। सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ जिसमें 77 देशों की भागीदारी देखी गई। सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT की स्थापना को औपचारिक रूप दिया है। मुंबई में स्थापित हो रहा ये राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से AVGC XR सेक्टर को समर्पित होगा। वेव्स 2025 की एक विशिष्ट उपलब्धि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का भव्य समापन रहा। न्यूजीलैंड के स्क्रीन कैंटरबरी संस्थान और भारतीय फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव ने मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया। भारतीय कंपनी OML ओनली मंच लाउडर और रूस की गैज़प्रॉम मीडिया के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक उत्सवों और सह उत्पादन कॉमेडी संगीत शो पर MOU की बातचीत आरंभ होने की घोषणा हुई। कोरिया की प्रमुख कंपनी CJ ENM और अमेजन प्राइम वीडियो के बीच साझेदारी की घोषणा भी इसी मंच पर की गई, जिसके तहत प्रीमियम कोरियाई कंटेंट के वैश्विक वितरण पर सहमति बनी और इसके अलावा एक ऐतिहासिक इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग की नींव रखते हुए देवी चौधरानी नामक फिल्म को भारत की पहली भारत UK आधिकारिक स्वनिर्मित फिल्म घोषित किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद की। तो फरवरी-मार्च 2025 में समग्र शिक्षा अभियान SSA और PM श्री योजनाओं के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली लगभग 2152 करोड़ की राशि नई शिक्षा नीति 2020 को न स्वीकारने के कारण रोक दिए जाने ने इस नीति के त्रिभाषा सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम में तमिल और अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 अपने त्रिभाषा फॉर्मूले में ये कहती है कि मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी हो। ठीक है,
अब इसमें याद रखने योग्य बात देख लेते हैं। संसद की शिक्षा स्थायी समिति ने भी 26 मार्च 2025 को पेश रिपोर्ट में इस निधि स्थगन को असंवैधानिक और संघीय भावना के विरुद्ध बताया। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा है कि जब तक तमिलनाडु NEP 2020 को स्वीकार नहीं करता तब तक फंड जारी नहीं होगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से ये मसला न्यायिक से अधिक वित्तीय हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसे भाषाई ब्लैकमेल बताया। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 मई 2025 को दिए गए निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य को NEP लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के परिचय के बारे में। तो 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति NEP 2020 स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र का तीसरा बड़ा सुधार है। कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई इस नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले पर बल दिया गया है। इसके अनुसार पहली भाषा मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा होगी, तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा, गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में भाषा से जुड़े प्रावधान की। तो अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 210 के तहत आपकी विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है और अनुच्छेद 343 के तहत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये आपके भाषा से जुड़े प्रावधान हैं। इसके अलावा 344 कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग होगा। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हैं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग के द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी हैं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित। तो विझिंजम बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरल में अरब सागर तट पर स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति की बदौलत ये दुनिया के व्यस्ततम शिपिंग मार्गों पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियारे के बेहद निकट है, जो इसे व्यापारिक रूप से अत्यंत रणनीतिक बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। विझिंजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ये भारत के कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जिसकी प्राकृतिक गहराई लगभग 20 मीटर, कुछ स्थानों पर 24 मीटर तक है। प्रारंभिक क्षमता लगभग 10 लाख TEU प्रतिवर्ष है, जिसे आगे चलकर चरणबद्ध विस्तार के द्वारा लगभग 72 लाख TEU सालाना तक बढ़ाया जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC है। अपने यूरोप एशिया रूट की जेट व ड्रैगन सेवाओं में विझिंजम को शामिल किया, जिससे ये सीधे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रृंखलाओं से जुड़ गया है। विझिंजम बंदरगाह के प्रथम चरण का विकास 8,867 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया। पूर्ण परियोजना 4 चरण की है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 2028-29 तक खर्च किया जाएगा। प्रथम चरण के वित्तीय ढांचे में केरल सरकार, अडानी समूह और केंद्र सरकार सभी साझेदार रहे हैं। लगभग 5,595 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा, 2,454 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट्स के द्वारा और लगभग 817.8 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा विएबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में प्रदान किए गए। अब बात करते हैं संचालन संबंधी अनुबंध के तहत अडानी पोर्ट्स की।
बंदरगाह का संचालन संबंध वर्ष 2060 तक रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं भगवद गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल होने की। तो यूनेस्को ने 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था विश्व भर में मूल्यवान पुरालेखों, वैल्यूएबल आर्चीव होल्डिंग्स और पुस्तकालय संग्रहों, लाइब्रेरी कलेक्शंस का संरक्षण करना और उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में भारत की 2 अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियों श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र को स्थान मिला है। ठीक है, अब स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की 17 अप्रैल 2025 को हुई पेरिस बैठक में विश्व की 74 नई दस्तावेजी धरोहरों को इस रजिस्टर में जोड़ा गया है, जिससे अब कुल 570 प्रविष्टियां हो गई हैं। इस बैठक में भारत की प्राचीन और अमूल श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की कुल संख्या 11 हो गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जबकि यूनेस्को के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की कुल संख्या 3 है। दोनों पांडुलिपियां मूलतः संस्कृत भाषा में रचित हैं, जो प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा है। ये पांडुलिपियां पुणे महाराष्ट्र स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट BORI में संरक्षित है, जो दुर्लभ पांडुलिपियों के सबसे बड़े संग्रहों में से एक संस्थान है। श्रीमद् भगवद गीता प्राचीन भारत का एक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाकाव्य महाभारत के 6ठे खंड भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 का हिस्सा है। ये युद्ध क्षेत्र संवाद है, जहां अर्जुन और भगवान कृष्ण के मध्य कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व संवाद होता है। इसे महर्षि वेदव्यास के द्वारा संकलित माना जाता है। नाट्यशास्त्र भारतीय प्रदर्शन कलाओं, नृत्य, नाटक, संगीत पर लिखित प्रथम विस्तृत ग्रंथ है। इसकी रचना ऋषि भरत मुनि के द्वारा की गई मानी जाती है। यूनेस्को के अनुसार ये ग्रंथ लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध कोडिफाई किया गया। नाट्यशास्त्र को प्राचीन परंपरा में नाट्यवेद या पंचम वेद कहा गया है, जो 3600 श्लोकों का विशाल ज्ञानकोश था, जिसे गंधर्व वेद भी कहते हैं। भरत मुनि ने उसी ज्ञान को नाट्यशास्त्र के रूप में संकलित किया है। अब बात करेंगे महाकुंभ 2025 प्रयागराज की। तो प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 आस्था, संस्कृति और मानवीय एकता का अभूतपूर्व संगम है। 12 वर्ष के अंतराल पर होने वाला ये आयोजन विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जन समागम माना जाता है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक चले 45 दिवसीय महाकुंभ में देश विदेश में करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में 4 प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है। स्मरणीय तथ्य क्या है? तो इस बार प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती अर्थात संगम के पवित्र तट पर महाकुंभ का आयोजन किया गया। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या ने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेले की समाप्ति तक कुल 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ मेले का उद्घाटन किया गया। पौष पूर्णिमा कल्पवास के प्रारंभ का प्रतीक है। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान था। ये नदी महाकुंभ मेले में दान की शुरुआत का प्रतीक है। ये दिन, ठीक है, दान की शुरुआत का। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या का दूसरा शाही स्नान तथा 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान था। 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ का समापन हुआ। 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। ये याद रखिएगा, पक्षी महोत्सव का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य किया गया।
महाकुंभ 2025 के दौरान कुछ विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। प्रथम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गंगा सफाई को मिला, जिसमें 329 कर्मचारियों के द्वारा एक साथ एक ही समय में गंगा सफाई अभियान का कार्य किया गया। दूसरा रिकॉर्ड महाकुंभ 2025 प्रयागराज मेला क्षेत्र में अलग अलग जोनों में एक साथ 19,278 सफाई कर्मियों ने मिलकर सफाई की और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। तीसरा रिकॉर्ड महाकुंभ 2025 में लगभग 10,102 लोगों के द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग को भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा किया गया। यद्यपि 80 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी ये कलाकृति एकता, सामाजिक सद्भाव और सामूहिक भावना का प्रतीक है। महाकुंभ 2025 के दौरान 24 घंटे में कुल 27,396 लोगों का सेंसोडाइन इंडिया के द्वारा दांतों का ऑनलाइन परीक्षण का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कोको कोला इंडिया और SLMG बेवरेज द्वारा ठंडे पेय पदार्थों के सबसे बड़े अस्थायी प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। महाकुंभ 2025 में सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड नहीं बन सका, क्योंकि इस प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तभी दर्ज होते हैं जब वहां की सरकार पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को अवगत कराती है। यहाँ सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड बनेगा या बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महाकुंभ नगर में आयोजित बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ भी किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल सहित 14,000 होमगार्ड और 2,750 AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए थे। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ अब आपका पड़ेगा नासिक में, और ये कब पड़ेगा तो 2027 में पड़ेगा, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है। 2028 में उज्जैन में पूर्ण कुंभ और 2033 में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ लगेगा। ज्ञात है कि प्रयागराज में पिछला महाकुंभ 2013 को समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। कुंभ को वर्ष 2017 में यूनेस्को के द्वारा इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक कुंभ मेले का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषी स्थिति से निर्धारित होता है, जिसे आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मज्ञान हेतु शुभ अवधि का संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति के मेष राशि चक्र में प्रविष्ट होने और सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती स्थल प्रयागराज के पवित्र तट पर कुंभ का आयोजन होता है। केंद्र सरकार के द्वारा मेले में कलाग्राम नामक सांस्कृतिक ग्राम स्थापित किया गया, जहां शिल्प एवं लोककला प्रदर्शनी, क्षेत्रीय व्यंजन स्टॉल और हस्तशिल्प बाजार के जरिए देश की कला संस्कृति को दर्शाया गया। इसी प्रकार एक विशाल उत्तर प्रदेश पर्यटन मंडप में राज्य के धार्मिक पर्यटन सर्किट, रामायण, कृष्ण, बौद्ध आदि की झांकियां लगाई गई। तो ये हमने महाकुंभ देखा, तो अब यहाँ तक ही हम फिनिश करेंगे। अब कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी, तो यहाँ से कल हम स्टार्ट करेंगे। तो ये लगभग 30 मिनट का वीडियो होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को लाइक करिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। स्टडी विद अनु के साथ मैं आपको पेट से रिलेटेड क्लासेस भी शुरू करने वाली हूँ और LT ग्रेड से भी। और अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो अगर UP स्पेशल आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, UP PCS के लिए, RO के लिए और पेट के लिए भी। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल अपने इस आगे के सीरीज़ में, दृष्टि में, आपकी दृष्टि मैगजीन में। तो कल यहाँ से पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो धन्यवाद। सफलता ज़रूर मिलेगी, बस पढ़ते रहिए और हिम्मत मत हारिए। धन्यवाद।